प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, निशा अपना काम निपटा कर बैठी ही थी कि फोन की घंटी बजती है। मेरठ से विमला चाची का फोन था। वे कहने लगी कि बिटिया अपने बाबूजी को अब यहाँ से लेकर चली जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं, बहुत कमज़ोर हो गए, बहुत वीक हो गए हैं। और हम भी कोई जवान तो रहे नहीं जो अब उनका सारा काम हम इस उम्र में भी कर सके। बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा। वैसे भी आखिरी समय में यदि पिताजी अपने बच्चों के साथ ही रहे तो अच्छा रहेगा। निशा बोली, ठीक है चाची जी, रविवार को आते हैं, बाबूजी को हम दिल्ली ही लेकर चले जाएंगे। फिर इधर उधर की थोड़ी देर तक बातें हुई और फोन कट कर दिया। बाबूजी 3 भाई हैं, पुश्तैनी उनका मकान है, तीनों वहीं पे रहते थे। निशा और उसका छोटा भाई विवेक, ये दोनों दिल्ली में रहते हैं अपने अपने परिवार के साथ। 3-4 साल पहले ही विवेक को एक फ्लैट खरीदना था दिल्ली में, तो उसको पैसों की आवश्यकता पड़ी। तो बाबूजी ने भाइयों से मकान के अपने 1/3 हिस्से का पैसा लिया और विवेक को दे दिया था। कुछ खाने पहनने के लिए अपने लायक थोड़ा बहुत अपने लिए रखकर और छोटा सा एक कमरा रखकर वे उसमें भी खुश थे। पर वे दिल्ली आना नहीं चाहते थे। सोच रहे थे कि मैं यहीं पला, यहीं पोसा, यहीं बड़ा हुआ, तो मैं कैपिटल सिटी में क्यों जाऊं। और निशा को भी लगता था कि अम्मा के चले जाने के बाद बाबूजी सचमुच में बहुत अकेले पड़ गए हैं। पर उनके जो पुराने चिर परिचित यार दोस्त, उनकी वजह से उनका वहां पर मन लगा रहता था। इसलिए वो भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती थी कि बाबूजी आप चलो दिल्ली चले चलते हैं। और दोनों चाचियां भी बाबूजी का बड़ा ख्याल रखती थी। ये दोनों दिल्ली में भी अपने भाई बहन अपने अपनी गृहस्थी के अंदर मजे में थे। कोई किसी बात का टेंशन नहीं था। रविवार को निशा और विवेक ने एक कार्यक्रम बना लिया कि अपने को मेरठ जाना है। निशा के पति अमित एक बहुत बड़े डॉक्टर है, महीने में लाखों की कमाई करते हैं। उनका इस तरह से छुट्टी लेकर निकलना बहुत मुश्किल होता था। मरीजों की बीमारी ना तो रविवार देखती है, ना छुट्टी का दिन देखती है, ना ही कोई त्योहार देखती है। विवेक की पत्नी रेनू की भी अपनी एक जिंदगी है। वो उच्च वर्गीय परिवारों में पली पढ़ी बड़ी हुई। उसकी दोस्ती भी किटी पार्टी करना, ये करना, वो करना, उसी में उलझी रहती थी। ऐसे फालतू के गांव के लोगों के पड़पंच में पड़े रहना उसके बस की बात नहीं थी। वो पचड़ों में पड़ना भी नहीं चाहती थी। रास्ते भर निशा को लगा विवेक कुछ अनमना सा, गुमसुम सा बैठा हुआ था। ये लोग दिल्ली से निकल गए थे मेरठ के लिए। वो बोली कि इतना परेशान मत हो भैया, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। पापा की उम्र हो चुकी है, थोड़े कमजोर हो गए, ठीक हो जाएगा। विवेक ने छींकते हुए बोला, अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं चाचा जी को भी ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी। 2-4 साल और रख लेते तो क्या हो जाता। अब तो मकानों के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। निशा शांत करने की मंशा से बोली, ठीक है ना, उस समय जितने भाव थे बाजार भाव के हिसाब से उन्होंने दे दिया। और बाबूजी आखिरी समय में अपने बच्चों के लिए, बच्चों के साथ नहीं बिताएंगे तो कहाँ बिताएंगे। उनका भी तो अपना एक मन होता है ना। विवेक अब उत्तेजित हो गया। उसे निशा की बातें चुभने लगी। बोला, दीदी तेरे लिए ये कहना है ना बहुत आसान है।
3 कमरों के इतने बड़े फ्लैट में तुम रहती हो, तुम्हारा खुद का फ्लैट है। रेनू की किटकिट कैसी है तुम्हें पता नहीं है। उसने तो साफ मना कर दिया है, बाबूजी का कोई काम मैं नहीं करने वाली हूं। वो तुम्हारे बाबूजी है, तुम ही उनका ख्याल रखो। निशा ख्याल रखेगी। वैसे तो दीदी एक बात कहूं, लड़कियां जो है ना, हक जताने के लिए तो सबसे आगे खड़ी रहती है, पर काम करने का जब मौका आता है ना तो पीछे हट जाती है। तू क्यों नहीं रख लेती अपने बाबूजी को अपने घर में? तेरा घर तो बड़ा है, तेरी तो कोठी है। 3 फ्लैट होने के बावजूद आजू बाजू गार्डन वगैरह कितना बड़ा है। ऊपर की मंजिल को पकड़ा तो कोठी जैसे ही दिखता है वो तो। 3 फ्लैट के बराबर एक कोठी है तेरी। खैर, निशा को विवेक का इस तरह से बोलना ठीक नहीं लगा। पैसे लेते हुए कैसे वादा कर रहा था कि बाबूजी आपको किसी भी कोई भी वस्तु की मैं कमी नहीं आने दूंगा, बस आप निसंकोच मुझे फोन करना, मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगा। बस इस समय थोड़ा सा हाथ तंगा है, ऐसा मीठा मीठा बोलकर अपने लिए 3 BHK फ्लैट खरीदने के लिए तूने बाबूजी जिस कोठी में जिनका हिस्सा था चाचा चाची जी के साथ, उन्होंने अपना हिस्सा बेचकर छोटा सा रूम में रहना पसंद किया और उसका पैसा तेरे को 3 BHK के लिए दिया। और उसके बाद में तो बाबूजी की सुध लेने के लिए फटका भी नहीं। निशा बोली, मनी मन उसने सोचा तो चिंता मत कर, मैं लेके जाऊंगी बाबूजी को मेरे अपने घर में। सही है ना, उसे परेशानी भी कुछ नहीं थी। इतना बड़ा घर, पति दिन रात मरीजों की सेवा में लगा रहता था, एक पिता तुल्य ससुर जी को क्या वो आश्रय नहीं दे सकता था? बाबूजी को मैं ले जाऊंगी उसने दृढ़ संकल्प कर लिया। और बातें करते करते कब मेरठ आ गए, कब घर आ गए, पता ही नहीं चला। पर जैसे ही बाबूजी को निशा ने देखा तो उसकी आंख भर आई, क्योंकि बाबूजी कृशकाय हो चुके थे। इतने दुबले पतले बेबस दिख रहे थे कि बस गले लगते हुए बोली कि बाबूजी पहले ही फोन करवा देते, मैं आ जाती। बाबूजी बोले, तुम्हारी अपनी जिंदगी है बेटा, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। वैसे भी दिल्ली में बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों के आश्रित हो जाऊं। रात को डॉक्टर साहब देरी से घर पे आते थे, इसलिए निशा ने कहा कि पिताजी आप तैयार हो जाइए, हम आज ही निकल जाएंगे और आप मेरे ही घर पे रुकोगे, क्योंकि विवेक का घर छोटा है। अनमने मन से बाबूजी का मन नहीं था अपना पैतृक घर छोड़ने का, फिर भी उन्होंने अपना सामान पैक किया और निशा और विवेक के साथ चल पड़े। बच्चे सो चुके थे, एक चाबी निशा के पास थी, विवेक को उसके वहां छोड़कर बाबूजी का सामान उसने अंदर कमरे में रखा। डॉक्टर साहब ने देखा, डॉक्टर साहब आ चुके थे, पर डॉक्टर साहब ने जब निशा के पापा को देखा तो उन्हें कुछ अटपटा लगा। सोचने लगे सब ठीक तो है ना। उसने कहा ठीक है, थोड़े कमज़ोर हो गए हैं और अब मैं बाबूजी को अपने यहीं पे रखूँगी, उनको लेके आ गई हूँ, क्योंकि अब उनको बुढ़ापे में उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और विवेक का घर बहुत छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। बाबूजी हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास चले गए थे तो डॉक्टर साहब बोले, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। अपने पति के मुंह से पहली बार अकल्पनीय बात सुनकर निशा तो हक्की बक्की रह गई। तुम यहां क्यों लेके आई हो?
ये तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। जायदाद हड़पने के लिए तुम्हारा भाई तो साले साहब तो फटाफट गए थे। मैं यहां पर दिन रात मेहनत करता हूं, पैसा कमाता हूं, वो फालतू लुटाने के लिए नहीं है। पति के इस तरह के रूप से वो आज तक अनभिज्ञ थी। रात दिन मरीजों की सेवा करने वाला मेरा पति, क्या उसके दिल में मेरे पापा के लिए इतना सा भी स्थान नहीं है? निशा, उसको चक्कर से आने लगे। अमित के चेहरे पर भी नसें तन गई थी। वो लगभग ये सारी बातें चीखते हुए बोल रहा था। मरीज बीमार पड़ता है, समझी? वो मुझे पैसे देता है, मैं उसे ठीक करता हूं, उसका इलाज करता हूं। ये मेरा एक व्यापार है, मेरा समझौता है। इसमें सेवा जैसा कुछ नहीं है। ये मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। बेहतर होगा कि तुम 1-2 दिन में अपने पिताजी को विवेक के यहां पर छोड़ के आ जाओ। एक एक बात निशा के कर्ण रंध्रों के अंदर बिच्छू के डंक की तरह चुभ रही थी। जिस पति को वो इतनी इज्जत करती थी, वो ऐसा भी बोल सकता है, ऐसा भी सोच सकता है, निशा ने सोचा भी नहीं था। क्या उसने अपने भाई और पति पर इतना विश्वास किया था और वे ऐसे निकले? अब तो विवेक को भी वो कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि विवेक ने तो गाड़ी में ही सब कुछ कह दिया था। क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं उसने अभी तक एक एक पैसा जमा करके अपने पास भी कुछ जमा पूंजी रखी? निशा सोचने लगी। क्यों नहीं उसने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली? नौकरी कर लेने के बाद भी पति ने कहा, अमित ने, कि तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं अच्छा खासा कमाता हूं, और मेरी नौकरी छुड़वा दी। आज मैं कहीं की नहीं रही। आज मैं अपने पिता को भी इस उम्र में अकेला छोड़ने के लिए मजबूर सी महसूस कर रही हूं। अरे मेरा पति इतना कमाता है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, फिर भी उनके मन में दया नाम की चीज नहीं है। उन्होंने कह दिया तो मेरा बिजनेस है। निशा परेशान हो गई। भाई के मन में तो पिता के प्रति कोई आदर नहीं है, कुछ नहीं है। अब क्या करे? निशा को लगा कि पिताजी ने शायद सुना नहीं होगा, पिताजी अपने रूम में चले गए थे। सवेरे पिताजी को कुछ ना कुछ बोल के कहीं ना कहीं बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। इधर प्रातःकाल डॉक्टर उठ के चले गए और ये सोच रही थी रात भर के अब क्या करूं। जैसे ही चाय देने के लिए बाबूजी के पास, बाबूजी के रूम में निशा जाने लगी, तो बाबूजी ने तो अपना बैग पहले ही पैक करके रखा था। निशा ने मंगलमय प्रभात करके उनके चरण छुए, तो बेटा बस मुझे अब वापस से तू एक एड्रेस पे छोड़ दे। पापा आप क्या कह रहे हो, कल तो आया? नहीं बेटा, मुझे जाना ही होगा। मैं तुम्हारी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ना नहीं चाहता। निशा समझ गई, बाबूजी उम्र से परिपक्व हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हो गए, पर उनका दिमाग अभी भी कमजोर नहीं हुआ है। उन्होंने अमित की एक एक बात अच्छी तरह से सुन ली है। वो समझ गए एड्रेस था वृद्धाश्रम का, क्योंकि बाबूजी ने रात को ही अपने छोटे से फोन से जस्ट डायल से नंबर निकाल लिए थे और वृद्धाश्रम में अपने लिए जगह भी बुक करवा ली थी, और ज़्यादा दूर नहीं था। उसने कहा कि बेटा मुझे इस एड्रेस पे छोड़ दे, मैंने बात भी कर ली है।
निशा ने जब वृद्धाश्रम का एड्रेस देखा, समझ गई। दामाद काम पर जाने से पहले मिलने भी नहीं आया, उससे भी ये साफ हो गया था कि बाबूजी अब यहां पर एक पल नहीं रुकेंगे। अब निशा भी सफाई क्या देती, चुपचाप टैक्सी बुलाई और उनके दिए हुए पते पर छोड़ने के लिए चल दी। वो बाबूजी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। बाबूजी ने उसका हाथ अपने हाथ में दबाते हुए कहा, बेटा परेशान मत हो, परिस्थितियों पर हमारा कब बस चला है। मैं यहां अपने हम उम्र के लोगों के बीच में खुश रहूंगा, तुम चिंता मत करो। 3 दिन हो गए थे बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आए। निशा का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, ना खाने में ना पीने में। उसने अपने पति से भी बात नहीं की थी, अमित से। फोन करके पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाबूजी आप कैसे हैं। इतनी ग्लानि उसे महसूस हो रही थी। 10 बजे थे, बच्चे पिकनिक पर जा चुके थे और वापस शाम को 8-9 बजे आने वाले थे। अमित तो 10 बजे के पहले आता ही नहीं था रात को। किसी की भी दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वृद्धाश्रम से फोन आता है ऐसे समय में कि तुम्हारे बाबूजी नहीं रहे। निशा को काटो तो खून नहीं। अब क्या करें, सोचा कि विवेक को फोन करूं। ऑफिस चला गया होगा, जाने दो, बेकार में उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी। रास्ते भर अविरल अश्रुधारा बहाती हुई वृद्धाश्रम पहुंचती है, पर उसे इतना गम था कि पिता के लिए मैं अंतिम समय में भी कुछ नहीं कर पाई। 3 दिन, केवल 3 दिन अमित यदि अपने ससुर जी को आश्रय दे देता अपने ही घर में, तो हृदय मेरा गदगद हो जाता। मैं मन से उसे पति परमेश्वर मानती, पर मेरे मन में अब अमित के लिए भी कोई स्थान नहीं है और मेरे सगे भाई विवेक के लिए भी कोई स्थान नहीं है। वृद्धाश्रम के संचालक महोदय ने निशा से पूछा, सारी औपचारिकताएं उसने पूर्ण की और बोला कि इनके बहू, बेटा, दामाद भी है। रिकॉर्ड के हिसाब से जैसा कि इन्होंने बताया था, तो उनको भी सूचना दे दी जाए, अच्छा रहेगा। अब तक निशा संभल चुकी थी। उसने कहा इनका कोई नहीं है, ना बहू है, ना बेटा है, ना दामाद है, बस एक बेटी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए। संचालक महोदय अपनी ही धुन में सब कुछ बोले जा रहा था। परिवार वालों को सांत्वना, बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। निशा सोच रही थी बाबूजी की आत्मा को तो शांति मिल ही गई होगी। जाने से पहले ही सबसे मोह भंग जो हो गया था उनका, समझ गए होंगे कि कोई किसी का नहीं होता है, फिर क्यों आत्मा अशांत होगी। हाँ, परमात्मा उनको इतनी शक्ति दे कि किसी तरह वह अपने पत्नी का रिश्ता और बहन का रिश्ता निभा सके, और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर कहानी हृदय विदारक है। आज संसार के अंदर हम हरेक के साथ में किस तरह का व्यवहार करते हैं। जब तक हमारा स्वार्थ होता है, तब तक ही हम सामने वाले को अपना समझते हैं। जहां स्वार्थ खत्म हो गया, वहां कौन रिश्ता, कौन माता, कौन पिता, सब कुछ पराये हो जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य जन्म मिला है, रिश्तों को मजबूती से बांधे रखो। रिश्ते बनाना इतना आसान नहीं है, और बन गए तो उनको निभाना बहुत कठिन काम है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।